हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा बाल मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 यह देख रहेंगे। और यह जो प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं यह जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो यह सब प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। और आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा है कि आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। स्तंभाकृति कहा जाता है, आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है, संचयी आवृत्ति कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आवृत्ति स्तंभों की बात की जाए तो आप लोग देखें कि एक चित्र जो आता है हमारा स्टैटिक्स में इस तरह, यह इसे कहा जाता है हिस्टोग्राफ, ठीक ना। इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यह जो कि एक भाग है स्टैटिक्स मनोविज्ञान में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे कहा जाता है स्तंभाकृत, ठीक ना, स्तंभाकृत कहा जाता है, जिसे हिस्टोग्राम कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यह सब पूछा जा सकता है। चलेगा। और आप लोग स्टैटिक्स जो एक भाग है वो इसको आपको देखना होगा, ठीक है ना, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। डीपीईपी याद रखना, डीपीईपी की बात करते हैं यहाँ पे। तो यह कब लागू किया गया था, डीपीईपी की बात करते हैं तो यह कब लागू किया गया था, 1990 में, 1993 में, 1994 में और 2000 में। तो यह बात करते हैं, देखिएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं। तो यह इसकी शुरुआत जो हो गई थी 1993-94 में, ठीक ना, 1993-94 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसे लागू कब किया गया था ये बात ध्यान रखिएगा। यह लागू किया गया था 1994 में, ठीक ना, यह लागू किया गया था 1994 में। इसका जो उद्देश्य था कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको पुनर्जीवित करना और उसके सार्वभौमिकता को लक्ष्यों तक प्राप्त करना, बच्चों तक पहुंचाना, इसका ही उद्देश्य था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो से हुआ, यहाँ पे सी ऑप्शन से हुआ 1994। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर 1994 अगर नहीं रहेगा ना तो आप ध्यान रखिएगा 1993 लगाइएगा, ठीक ना। अगर 1994 नहीं रहेगा तो आप 1993 लगाइएगा, एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो यह आप ध्यान रखिएगा, एक औपचारिक शिक्षा होती है। क्या होती है, एक औपचारिक शिक्षा दी जाती है, एक शुरुआती शिक्षा होती है। इसे कहा जाता है और नाम से, इसे कहा जाता है पवित्र धागा समारोह, याद रखना। इसे पवित्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे पवित्र पवित्र धागा समारोह कहा जाता है, धागा समारोह कहा जाता है। इसे भी आप याद रखना, समारोह कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह किस काल में होता था, तो यह वैदिक काल में होता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें होता था कि जो बच्चा था उसको जो बालक होता था उसे उसे गुरु के पास लिया जाता था, और इस जो संस्कार के बाद वह बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाता था और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता था। यह एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उससे कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह बहुधा की बात करता है, तो बहुधा अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है, मध्यमान कहा जाता है, मध्यांक कहा जाता है, मानक विचलन कहा जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछे जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह एक सांख्यिकी का भाग है, स्टैटिक्स का भाग है, जिसमें अगर डाटा दिया हो, मान लीजिए डाटा वन याद रखिएगा, यहाँ से डाटा दिया है 1 3 4 5 4 4 6 5 6 4 ऐसे दिया डाटा। तो इसमें से अगर पूछा लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा बहुधायक की अधिक बार आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 4 की संख्या जो है यह 4 बार आ रही है, तो यह जो रिपीट हो रहा है ना 4 बार, तो यही इसी को कहा जाता है बहुलक, ठीक ना। इसको इसी को कहा जाता है बहुलक। तो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मध्यमान मध्यांक, यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से, तो इसको भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है, प्रत्याहन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का, पुनः सीखना विधि का।
तो यह याद रखना स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है। यह प्रश्न पूछा है, तो स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा तार्किक विधि, ठीक ना। यह तार्किक विधि, इसमें तार्किक हम स्मृति को नहीं माप सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते हैं? कि हमारा जो तर्क होगा अलग तरह से हो सकता है, बहुत तरह से हम कर सकते हैं। तो यह हमारा जो होता है स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्याहार विधि होता है, पहचान विधि होता है और पुनः सीखना विधि यह होता है। तो इसको एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और तार्किक विधि की बात करते हैं तो यह एक बौद्धिक क्षमता से संबंधित होता है, न कि स्मृति के मापन से। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा विस्मृति कम करने का उपाय अगर क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ्य की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर स्मृति को कम करना है तो इसको ध्यान रखिएगा। यह आप जानते हैं कि अगर हम अपने पास्ट के चीज़ों को, अपने सीखी गई बातों को अगर हम उसको पुनः स्मृति में नहीं ला पाते हैं, उसमें असफल होता है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि उस कार्य को या उस पाठ को पुनरावृत्ति करना चाहिए, उसको पुनरावृत्ति करना चाहिए, जिससे कि हमें वह याद रहे, ठीक ना। यह हमें याद रहे। तो इसमें सबसे यह कम करने का उपाय यही हमारा कि उस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो हमारा सही रहेगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि संघनन सिद्धांत की बात करते हैं। देखिएगा संघनन सिद्धांत की बात करते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा एक मानसिक प्रक्रिया होती है। यह सिद्धांत एक स्मृति से संबंधित है, यह स्मृति से संबंधित है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें होता क्या कि अपनी स्मृति को अस्थायी कैसे बना सकते हैं, लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं, यह इसमें संघनन सिद्धांत में होता है। तो यह स्मृति से संबंधित होता है कि अपनी याददाश्त को हम कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं, यह हमारा संघनन सिद्धांत में होता है। इसमें अधिगम, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता यह संबंधित इससे नहीं होता है, यह स्मृति से संबंधित होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, किसने कहा है? डम्बिल ने कहा है, रॉस ने कहा है, मन ने कहा है और मैकडूगल ने कहा है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह जो ऑप्शन हमारा से होगा यह एक डिफिनीशन है, यह पूछा जा सकता है। तो यह डम्बिल ने कहा है। किसने कहा है? डम्बिल ने कहा है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिएगा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? टीपी ननन ने, स्पेंजर ने, फ्रोबेल ने, मांटेसरी ने। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन की बात करते हैं तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, यह इसका प्रतिपादन किया गया है इनके द्वारा, और इसे बालवाड़ी कहा जाता है। याद ना, इसे बालवाड़ी भी कहा जाता है, बालवाड़ी भी कहा जाता है। एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं किंडरगार्टन का अर्थ, इसका होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। याद है ना, इसका जो अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। याद ना, बच्चों का बगीचा इसका अर्थ होता है। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में यह सब पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं किंडरगार्टन की, तो सबसे पहले किंडरगार्टन कहाँ पे खोला गया था? तो यह 1840 में, याद ना, 1840 में जर्मनी में, याद ना, जर्मनी में यह खोला गया था पहला किंडरगार्टन। याद ना, पहला किंडरगार्टन खोला गया था कहाँ? यह 1840 में। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला, असत्य और असत्य वाला, निबंधात्मक। इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं इसमें विस्तृत प्रश्न आते हैं, लंबे इसमें विस्तृत प्रश्न लिखे जाते हैं। मुक्त अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें जो अलग अलग तरह के से प्रश्न को उत्तर दिया जा सकता है। और जो सत्य और असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, सिर्फ जो एक लाइन को हो तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है? सत्य लगाना है या हमें असत्य लगाना है, बस इतना ही इसमें करना है। तो यह हमारा होता है सत्य या असत्य की श्रेणी में आता है। इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा वह मापने जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी कहलाती है। तो याद रखना, वह मापने पूछा है कि अंतराल के समस्त गुण के साथ
परम शून्य भी हो और कहलाता है वह क्या? नामित मापन, क्रम सूचक मापन, अंतराल मापन और अनुपात मापन। तो यह क्या कहलाता है? यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं मापन की, अगर बात करते हैं किसका? मापन की, तो मापन को मुख्यतः चार स्तर में इसे बांटा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं मापन, ठीक ना, मापन को मुख्यतः याद ना, यहाँ से पूछा जा सकता है, मुख्यतः मुख्यतः चार प्रकार से बांटा गया है। चार प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चार प्रकार होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यह चारों प्रकार हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नामित, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, ये चारों हैं। इसमें से पूछा है कि इसमें यहाँ से परम शून्य की बात करता है, तो इसमें गुण के साथ तब परम शून्य भी होता है, तो वह होता है अनुपात मापनी में, ठीक ना। अनुपात मापनी में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यह सब पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, बताइएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। अगर बात करते हैं व्यक्तित्व के संगठन की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व के संगठन में अगर बात करते हैं तो हमें उसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक का स्वरूप होना चाहिए, ठीक ना। उसमें हमें क्या होना चाहिए? वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक का स्वरूप होना चाहिए। अगर इनमें से अगर एक इसमें से क्या अनुपस्थित रहता है, तो इसमें क्या होगा? उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसका संगठन होगा, वो नहीं होगा। यह आपसे एग्जाम में सही प्रश्न पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास जो होगा, यह ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा बी। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। यह आप ध्यान रखिएगा, TAT की बात करते हैं। TAT एग्जाम में यह कई बार पूछा जाता है, इसका नाम पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका बात करते हैं TAT, तो इसका जो हमारा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। इसको बताइएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है? साइमंड द्वारा, होल्डजमैन द्वारा, मूरे द्वारा, बेलक द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मूरे द्वारा, ठीक है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। और इसे कब दिया गया था? तो 1935 में दिया गया था। 1935 में यह क्या करता है कि व्यक्तित्व का जो मापन होता है वो परीक्षण करता है, इससे TAT से। यह व्यक्तित्व का जो मापन होता है इसी से परीक्षण किया जाता है। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले कि इसमें 31 कार्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 31 कार्ड होते हैं और एक कार्ड जो होता है इसमें सादा होता है, ठीक ना। इसमें सादा होता है, ये कार्ड इसमें सादा होता है। और जो व्यक्ति होंगे, अगर व्यक्ति जो होंगे उस पे एक व्यक्ति पे याद ना, एक व्यक्ति पे 20 बार प्रयोग किया जाता है, यह 20 बार परीक्षण किया जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि जो 30 कार्ड होते हैं उस पर कोई ना कोई चित्र बने होते हैं, कोई ना कोई चित्र बने होते हैं। और एक कार्ड उसमें सादा होता है। और उस कार्ड पे जब व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो उस कार्ड को दिया जाता है। और उस कार्ड पे जब उस व्यक्ति के पास जाता है तो उस कार्ड पे सिर्फ 5 मिनट में उस व्यक्ति को एक कहानी बनानी पड़ती है। तो इसमें यही हमारा मापन होता है, व्यक्तित्व का मापन। एक उस कार्ड के हिसाब से 5 मिनट में एक कहानी बनानी पड़ती है, उससे से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, यह मूरे द्वारा दिया गया। यह कहानी आप लोग सुन लिए। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं, एक सादा कार्ड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितने बार प्रयोग किया जाता है? तो 20 बार एक व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया है। तो बताइएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है क्रेचमर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डर द्वारा और स्पेंजर द्वारा। ये आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं गुणों की, ठीक ना, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया है, याद ना, यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया है यह युंग द्वारा किया गया है, ठीक ना, युंग द्वारा। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह याद ना, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने व्यक्तित्व के आधार पर, याद ना, व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने गुणों के आधार पर यह व्यक्तित्व का
वर्गीकरण किया है, जिसमें से हमारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी यह होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक ना। ये गुण के आधार पर किया गया है, तो ये 3 बातें ध्यान के पूछ लिया जाता है कि गुण के आधार पर। अभी इसके आगे एक प्रश्न और आएगा, 2 प्रश्न आएंगे, ठीक ना। तो ये गुण के आधार पर किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। इसमें से ध्यान रखिएगा इदम, अहम, पराहम और पारिस्थितिकियों में बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आपको ध्यान रखना। देखिएगा फ्राइड की बात करते हैं तो यह देखिएगा सिगमंड जो फ्राइड थे, यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक ना। याद रखना मनोविश्लेषणात्मक, याद रखना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। और इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दो मुख्य संप्रदाय में बांटा है, 2 मुख्य संप्रदाय में, याद रखना 2 मुख्य संप्रदाय में बांटा है, संप्रदाय में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना कितने 2 मुख्य संप्रदाय में बांटा है। और वह पहला हमारा ये क्या होगा, तो पहला ध्यान रखिएगा, पहला में आता है हमारा चेतन, याद रखना पहला में चेतन आता है। और क्या आता है, अर्ध चेतन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अर्ध चेतन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा अचेतन, याद रखना, उसके बाद आता है अचेतन आता है। और दूसरा जो आता है हमारा, दूसरे में आता है हमारा देखिएगा ईदम, ईदम, याद रखना ईदम आता है, अहम आता है, याद रखना अहम आता है, और अहम आता है, और पराअहम, याद रखना पराअहम, पराअहम आता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पराअहम जो आता है यह हमारे 3 होते हैं। यह देखिएगा सभी ये 2 संप्रदाय हैं, लेकिन इसमें 3 दिए हैं। यह एक होता है ईदम, अहम, पराहम होता है दूसरे में, और इसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको एक एक करके हम लोग देखिएगा, इसमें से पूछा जाता है। तो देखिएगा इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया है, ईदम दिया है, अहम दिया है, पराहम, तो देखिएगा इसमें से होता क्या है, जो ईदम होता है, याद रखना ईदम जो होता है यह ईड, इसलिए ईड लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि अपनी जो दबी हुई इच्छा होती है, इसमें बच्चा क्या करता है या व्यक्ति क्या करता है कि अपनी दबी हुई इच्छा को तत्काल पूर्ति के लिए उकसाता है, ठीक है। यह ईदम क्या करता है, अपनी उसकी तत्काल इच्छा को पूर्ति के लिए उसको उकसाता है, ईदम। अहम क्या करता है, अहम देखिएगा पहले पर अहम देख लेते हैं, तो इसको कहा जाता है सुपर ईगो, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुपर ईगो, याद रखना सुपर ईगो कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे सुपर ईगो कहा जाता है। यह क्या करता है कि यह सामाजिक जो मान्यताएं होती है, जो संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, उनके अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है, यह पराअहम। और जो अहम होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे कहा जाता है पराअहम को ईगो कहा जाता है, ठीक है ना, इसे ईगो कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह क्या करता है कि ईदम और पराअहम में के मध्य जो है आंतरिक क्रिया करके यह तालमेल में बैठाने का कार्य करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो हमारा सुपर ईगो है, यह क्या करता है, समाज के मान्यताओं के परंपराओं के अनुरूप यह कार्य करता है। तो इसी में जो हमारा मूल्य होगा, इसी में आएगा हमारा पराअहम में आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पे बताइए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार को की चर्चा किसने की है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्रेसमर ने, युंग ने, क्रैनन ने और स्प्रेंजर ने। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के, यहाँ पे 3 लोगों को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा क्रेसमर आते हैं, ठीक ना। क्रेसमर यहाँ पे जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आता है हमारा क्या आता है क्रेसमर द्वारा कि यह जो ग्रंथि होती है, इसके आधार पर जो शारीरिक बनावट होती है, उसके आधार पर जो बांटा गया है, यह क्रेसमर द्वारा बताया गया है। जो हमारा होता है पहला, इसमें आता है लंबकाय, याद रखना इसमें आता है लंबकाय आता है, ठीक ना, लंबकाय आता है। दूसरा क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, सुडोलकाय, ठीक ना, सुडोलकाय होता है, इसको ध्यान रखिए, यह सुडोलकाय होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा गोलकाय होता है, ठीक ना, तीसरा जो होता है गोलकाय होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, यह देखिएगा ग्रंथियों के आधार पर पूछा गया। तो यही जो व्यक्तित्व के रचना के आधार पर यह पूछा जाता है, यही कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा इसके बाद आता है हमारा, यह युंग ने जो बांटा है, यह याद रखना सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग बांटे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यह सामाजिक, याद रखना सामाजिक
सामाजिक दृष्टिकोण से अभी पूछा गया था, ये भी प्रश्न अभी हम लोग किए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से पूछा गया है, ये 3 भागों में बांटे हैं। तो यह पहला आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में बांटा गया है युंग द्वारा। और स्प्रेंजर की बात करते हैं, स्प्रेंजर ने यह मूल्यों के आधार पर बांटा है, ठीक ना। यह याद ना, यह पूछा जाता है, यह मूल्यों के आधार पर, याद ना, मूल्यों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर अगर बांटने की बात करता है तो यह व्यक्तित्व को 6 प्रकारों में बांटे हैं स्प्रेंजर ने, याद ना, यह स्प्रेंजर ने 6 प्रकार में बांटे हैं। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो यह 6 प्रकार में, यह देखिएगा, युंग ने 3 प्रकार में बांटे हैं और स्प्रेंजर ने 6 प्रकार में और क्रेसमर ने 3 प्रकार में, ये भी ध्यान रखिएगा। यह सब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2025 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सत्तावादी की, अधिनायकी की, अनुमति परक की और सुविधादाता की। यह आप ध्यान रखिएगा, जो एनसीएफ कहता है कि, ठीक ना, जो एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे हैं हमारे, ठीक ना, वह उसको जो शिक्षा देनी है वह टीचर को देनी है, ठीक ना, वह टीचर को देनी है। तो टीचर का काम क्या होता है? उस बच्चे को एक अच्छा जो मार्गदर्शन है उसको दिखाना, उस, ठीक ना, उसको अच्छी शिक्षा देना। यह जो होता है एक सुविधादाता का काम करता है। कौन? टीचर। तो यह शिक्षक जो करता है एक सुविधादाता का काम करता है, यह एनसीएफ 2050 के अनुसार। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, और यह प्रश्न पूछे गए भी हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यह आप जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने इस अवस्था को 3 प्रकार में बांटा है। देखिएगा, यह कोहलबर्ग पूछा जाता है कि नैतिक विकास की अवस्था को 3 प्रकार में बांटा है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, हिंदी में अलग अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है। पहला आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यह होता है हमारा पहला। देखिएगा, यह हमारा पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक ना, प्री कन्वेंशनल 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 स्टेज, याद ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, पारंपरिक अवस्था, इसे कहा जाता है कन्वेंशनल स्टेज, ठीक ना, इसे कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। जो हमारा होता है पश्चात, ये देखिए, पश्चात पारंपरिक अवस्था, यह तीसरी अवस्था होती है, इसे उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है। ये होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, याद है ना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसे कहा जाता है। तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह नैतिक विकास को 3 भाग में, यह 3 अवस्था में विकसित किए हैं कोहलबर्ग ने। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि जो यहाँ पे नैतिकता है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, वह पारंपरिक अवस्था में, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में होती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कोहलबर्ग ने, अभी हम पढ़े, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो हम लोग याद रखना कि नैतिक विकास के चरण जो पढ़े हैं हम लोग, यह आप ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग द्वारा ये दिया गया है। इन्होंने 3 स्तर या 3 अवस्थाएं बताए हैं और 3 अवस्था में 6 उप अवस्था बताए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, उप अवस्था भी बताएं, इसमें याद रखना, उप अवस्था भी आपको ध्यान रखना है। यह कितनी उप अवस्था बताए हैं? तो 6 उप अवस्था में इसे वर्गीकृत किया गया है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसको हम लोग एक वीडियो में हम लोग सबसे अच्छे तरह से यहाँ से पढ़ेंगे कोहलबर्ग को, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बताइएगा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा होती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, क्रिया केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो यह आप याद रखना, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान होता है, वह होता है, सबसे याद रखना कि बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, बाल केंद्रित शिक्षा देना, यह सबसे बड़ा योगदान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिएगा बाल अंतर्बोध। देखिए, अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? यह बाल अंतर्बोध इसे कहा जाता है CAT, ठीक ना, याद ना, CAT, इसे चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। इसे CAT आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह जो टेस्ट होता है यह 3 से 10 वर्ष के बच्चे पर होता है, ठीक ना,
3 से 10 वर्ष के बच्चे पर यह टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसे किसने दिया था तो यह याद ना एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद ना लियोपोल्ड बैकल ने, ठीक ना, लियोपोल्ड बेलक ने इसका निर्माण किया था। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करते हैं इसमें कि इसका परीक्षण कैसे दिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 10 चित्र होते हैं, ठीक ना, इसमें 10 चित्र होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10 चित्र होते हैं और 10 चित्रों को बच्चों में दिया जाता है और बच्चों को उसमें 5 मिनट में उसको जल्दी से उस पर कहानियाँ बनाने को कहा जाता है। तो इस तरह इसका मापन किया जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और यह कब किया गया था इसका प्रतिपादन, इसको ध्यान रखिएगा 1948 में। कब किया गया था? 1948 में किया गया था बेलक द्वारा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। इसका मेन उद्देश्य होता क्या है कि बच्चों की जो भावना होती है, व्यक्तित्व होता है, उसका विकास करना, जो प्रतिक्रिया होती है उसका विकास करना, इसका यह मेन उद्देश्य होता है सीएटी का। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यह हम लोग यह पूरे 21 क्वेश्चन किए हैं। बताइएगा आप लोग ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कितने आप लोग सही किए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।